हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। और हम विभिन्न आईएएस परीक्षा अलग अलग सालों में जो हुई है, इसके साथ ही अन्य अन्य प्रदेशों के पीसीएसओ में पूछे गए प्रश्नों की जो कि सामान्य विज्ञान और तकनीकी से रिलेटेड हैं, उनकी एक श्रृंखला कर रहे हैं। तो उसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से इस तरह के सारे प्रश्न जो कि लगभग 250 पेपर बनते हैं आईएएस और डिफरेंट डिफरेंट पीसीएस के, उनके 250 पेपरों को अरेंज करके लगभग 3500-3600 प्रश्नों के रूप में संकलित किया गया है। अब इस बुक में एक खासियत इन्होंने और भी रखी है कि सारे प्रश्नों को सीधे सीधे ना दे करके, ईयर वाइज ना दे करके, प्रॉपर क्या किया गया है, चैप्टरों में पहले तो तोड़ा गया है, फिर उसके बाद उनको टॉपिक वाइज अरेंज किया गया है ताकि आपको एक ही जगह पे सारी की सारी सामग्री अरेंज हो जाए। उसके अलावा क्या किया गया है कि प्रश्नों को अरेंज करने के बाद शुरुआत में ही माइंड मैप के तौर पर, क्विक नोट्स के तौर पर भी इन्होंने चीजों को ऐड कर दिया है। जहां कहीं भी प्रश्न में भी अगर कहीं कोई नॉलेज प्लस जोड़ने की पड़ी है तो वो भी वहां पे जोड़ा गया है। तो ये बुक निकाली गई है अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से। तो आप इस बुक को जरूर ले लीजिए, क्योंकि हम पढ़ने के क्रम में अगर मान लीजिए कुछ फर्दर डाटा जोड़ेंगे तो उस डाटा को भी आप क्या कर पाए, अपनी बुक में साथ ही नोट कर पाए। क्योंकि अब देखिए, इतना टाइम नहीं होता है स्टूडेंट के पास कि वो बार बार 3-4 बार नोट्स को तैयार कर सके। तो एक ही बार इसमें ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स हैं, अगर उसमें भी कुछ और अगर हमें एड ऑन करना है, या मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जब बुक लिखी गई तो एक माइंड सेट के साथ इस बुक को लिख दिया गया है, लेकिन कई बार क्या होता है, आर्ट का स्टूडेंट है तो उसको कई सारे फैक्ट बढ़ाने पड़ते हैं। कई बार साइंस का स्टूडेंट है तो वो क्या करता है, उस थ्योरी को घटा करके शॉर्ट सिनॉप्सिस, शॉर्ट में से भी और शॉर्ट बना सकता है। तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस बुक को जरूर से जरूर ले लीजिए। प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से पुस्तक है सामान्य विज्ञान की। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक है हमारा ऊष्मा संचरण और ऊष्मा गतिकी। देखिए, जब कोई ठोस पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो हम इस चीज को कहते हैं गति होना। लेकिन अगर ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगी तो इस चीज को हम कहेंगे संचरित होना, ट्रांसमिट होना। तो ऊष्मा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा का संचरण कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि ऊष्मा का जो संचरण है वो कितने तरीके से हो सकता है, तो ऊष्मा का संचरण देखिए हो सकता है ये अलग अलग तरीकों से, लेकिन हमको डिवाइड जब हम इसको करेंगे संचरण को तो दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक में हम कहेंगे माध्यम आवश्यक, और दूसरे में हम कहेंगे माध्यम आवश्यक नहीं होगा। मतलब ऐसा संचरण हो सकता है जिसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती हो ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और ऐसा भी संचरण हो सकता है जिसमें ऊष्मा जब एक जगह से दूसरी जगह जाती हो तो उसको किसी भी माध्यम की कोई भी आवश्यकता ना पड़ती हो। जब माध्यम की आवश्यकता पड़ती है तो फर्दर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक को हम कहते हैं चालन और दूसरे को हम कहते हैं संवहन। और जब कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती तो इसको हम कहते हैं विकिरण। ठीक है, अब देखिए चालन में क्या है। तो चालन क्या है, तापांतर के कारण ऊष्मीय प्रवाह। ये क्या होता है, ये ठोसों में होता है। अब हम ठोसों की परिभाषा जानते हैं। ठोस वैसे पदार्थ होते हैं जिनमें अणुओं का क्रम एकदम फिक्स होता है। मतलब जैसे मेरे हाथ में ये पेन है तो ये ठोस का उदाहरण है, क्योंकि हम कल भी इसको इसी अवस्था में छोड़ के गए थे, आज भी हमको ये इसी अवस्था में मिला है और कल आएंगे तब भी हमको इसी अवस्था में मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो मॉलिक्यूल लगे होंगे वो क्रम से लगे होंगे, ऐसे करके लगे होंगे क्रम से। अब इस वाले मॉलिक्यूल ने मूव करके, भाई वाइब्रेशन तो अपनी जगह पे करेंगे कि नहीं, तो मूव करके इस वाले को एनर्जी दे दी, इस वाले ने वाइब्रेशन करके इस वाले को दे दी, इस वाले ने इस वाले को दे दी, और ऐसे करके कोई अणु अपनी जगह को नहीं छोड़ता है, लेकिन ऊर्जा एक अणु से दूसरे अणु तक ट्रांसफर होती चली जाती है। तो इस प्रकार ऊर्जा का ट्रांसफर चालन कहलाता है।
जैसे कि अब इसके उपयोग क्या है भाई? उपयोग ये है कि चाय के प्याले का चीनी मिट्टी का होना। अब लोहे का अगर हम ले लेंगे तो लोहा क्या है, अच्छा सुचालक होता है, अच्छी तरह से उसमें से ऊष्मा पास हो जाती है, तो होठ हमारे पहले जल जाएंगे और मुंह तक चाय बाद में पहुंच पाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तनों का यूज करते हैं। ठंडे प्रदेशों में मकानों में दोहरी दीवार बना रहे हैं। यहाँ पे जिस चीज को हम मकान कह रहे हैं एक्चुअली क्या है, ध्रुवीय प्रदेशों में एक जाति रहती है जिसको हम कहते हैं एस्किमो। अब एस्किमो ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर नीचे खोदते जाइए सिवाय बर्फ के और कुछ नहीं मिलेगा। अब ऐसे इलाके में अगर में वो रहते हैं तो पेड़ पौधे तो वहां पॉसिबल है नहीं। तो वहां पे जब वो घर बनाते हैं, हवा चलती है, तो उनसे बचने के लिए जो घर बनाते हैं एक्चुअली वो ऐसे घर बनाते हैं कि वो इस तरीके से लेयर बनाएंगे तो हवा इस तरह की लेयर को कम कटान करती है, कम नुकसान करती है। तो वो डबल लेयर का एक घर बना लेते हैं, पहले एक घर बनाते हैं, बीच में हवा का गैप छोड़ते हैं, फिर से घर बना लेते हैं और इसमें वो रहते हैं। ये जो घर कहलाता है इग्लू कहलाता है। इग्लू बनाते समय दोहरी दीवार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सिंगल दीवार रहेगी तो इस तरह से चालन के द्वारा ऊष्मा का क्षय हो जाएगा, लेकिन अगर बीच में गैप है तो उसकी वजह से प्रवाह नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा, हम ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई एक मोटे कंबल की अपेक्षा उतनी ही मोटाई के 2 या 3 कंबलों का प्रयोग करना ज्यादा बेटर होता है। वजह कि भाई देखिए, एक कंबल रहेगा तो उसमें कम हवा रहेगी, और अगर मान लीजिए हमने उतनी ही मोटाई में 3 लेयर बना दी तो इसका मतलब बीच में हवा की 2 लेयर भर जाएंगी। हवा की लेयर क्या करती है, ऊष्मा के कुचालक का काम करती है। और सबसे बड़ी बात, ठोस और ठोस के बीच का जो चल रहा था, चालन चल रहा था, उसको तोड़ देती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, डबल या ट्रिपल लेयर का यूज करते हैं। ठीक है ना? अब दूसरा जो हमारे पास प्रवाह का तरीका है ऊष्मा के प्रवाह का, तो ऊष्मा एक जगह से, देखिए अब इस वाले केस में क्या हो रहा था, इस वाले केस में आप ऐसे मान लीजिए जैसे कि मकान पर मजदूर काम कर रहे होते हैं, बीच में एक खड़ा हो जाता है, या दुकान पर आपने भी देखा होगा, एक तरफ से सामान लेता चला जाता है और दूसरे वाले को पास करता चला जाता है, कोई अपनी जगह नहीं छोड़ता, और एक चेन बन जाती है। 3 लोग खड़े हो गए, एक ने दूसरे को सामान पकड़ाया, दूसरे ने पहले को पकड़ा दिया, या तीसरे को पकड़ा दिया, इस तरह से। ये चालन का उदाहरण हो गया। सम्मान को आप ऐसे मान सकते हैं जैसे प्रसाद बंटता है, तो हम गए प्रसाद लेने के लिए, हमने वहां से प्रसाद लिया, ऐसा नहीं हम अपने दोस्त को ट्रांसफर नहीं कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, प्रसाद लेते ही वहां से हट जाते हैं, फिर कोई दूसरा आता है वो प्रसाद लेता है, फिर वो वहां से हट जाता है। अब इस तरीके से सब प्रसाद लेने जाते हैं, वहां से फिर दूर हटते चले जाते हैं। वैसे ही पदार्थ से क्या होता है, ऊष्मा लेते हैं कण और दूर चले जाते हैं, ऊष्मा लेते हैं दूर चले जाते हैं, और बाकी के जो होते हैं वो उनकी जगह घेरने के लिए चले आते हैं। जो इस तरह से ऊपर जा रहे हैं, फिर ये ठंडे होके कभी नीचे आएंगे, तो ये जो बन रही है इसको संवहन धारा के नाम से जानते हैं। जैसे धुएं का ऊपर उठना, पानी का गर्म होना, तो ये जो संवहन नाम की क्रिया है ये तरलों में होती है। तरल समझ गए आप, जल जैसी कोई चीज मतलब द्रव, और गैसों को सम्मिलित रूप से तरल कहा जाता है। तो कणों का ऊष्मा ग्रहण कर स्वयं संचरण, खुद ऊष्मा ग्रहण करते हैं और जगह को छोड़ करके चले जाते हैं, तो क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। अब उपयोग की बात करें तो मकान में रोशनदान लगाना, रोशनदान देखा होगा आपने, एकदम ऊपरी किनारे पर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी हवा गर्म होगी, गर्म होके हवा जाएगी ऊपर की तरफ और रोशनदान के द्वारा बाहर निकल जाएगी। अब अगर गर्म हवा बाहर निकल जाएगी तो हवा की मात्रा कमरे में कम हो जाएगी, इसलिए ठंडी हवा कमरे में प्रवेश कर जाएगी। तो इस कारण की वजह से रोशनदान लगाए जाते हैं। फ्रिज में शीतलन कुंडलियां का ऊपर लगाया जाना, या भाई जो फ्रीजर होता है जो बर्फ जमाता है उसको ऊपर लगाते हैं। अगर हमने उसे नीचे लगा दिया होता तो वो नीचे ठंडा कर देता। ठंडी हवा भारी होती है तो वो नीचे बैठ जाती, गर्म हवा हल्की होती है तो ऊपर रहती। इसका मतलब ऊपर वाला गर्म हिस्सा रहता और नीचे वाला ठंडा हिस्सा रहता। अब इसका तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्रिज में हम बर्फ ही जमा सकते थे, किसी चीज को प्रिजर्व करके नहीं रख सकते थे बाकी चीजों को। अब अगर हम उसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा कि नीचे की जो गर्म हवा होगी वो उठ करके ऊपर आएगी, क्योंकि हवा का नेचर है ये है।
अब जैसे ही इसको कुंडलियों को या जो फ्रीजर है उसको टच करेगी, ये ठंडी हो जाएगी, ठंडी होके भारी हो जाएगी, फिर नीचे बैठेगी और नीचे की जो हवा होगी उसको ऊपर की तरफ धकेल देगी। अब ये हवा भी ऊपर की तरफ टच करेगी, ये भी क्या हो जाएगी, फिर ठंडी हो जाएगी, ठंडी होकर नीचे जाएगी और इस तरह से एक सर्कुलेशन बन जाएगा। तो पूरा का पूरा फ्रिज ही क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये भी संवहन के सिद्धांत पर ही काम करता है। आगे देखेंगे हम विकिरण। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का वातावरण गर्म होता है, देखिए अभी विकिरण भी पढ़ेंगे हम। पृथ्वी का वातावरण होता है, सूरज से गर्मी आती है, सतह गर्म हो जाती है, सतह से जो हवा ऊपर की तरफ उठ करके जाती है, पृथ्वी का वातावरण उस संवहन के कारण गर्म होता है। ये भी एक एग्जाम्पल है। विकिरण का मतलब हो गया कि अभी हमने देखा था यहाँ पे कि जब माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है और डायरेक्ट ही ऊष्मा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आगे बढ़ती है, अर्थात वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में लगातार आगे बढ़ती चली जाती है। वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में बढ़ती मतलब एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है और एक तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और तीसरी डायरेक्शन में तरंग चल जाती है। तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक क्षेत्र को बनाता रहता है, मैग्नेटिक क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को बनाता रहता है, दोनों आपस में एक दूसरे को बनाते रहते हैं और इस तरह से तरंग आगे बढ़ती रहती है। तो ये जो तरीका है ये विकिरण कहलाता है। जैसे सूरज से पृथ्वी तक ऊष्मा का आना, बिना माध्यम के वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊष्मा का संचरण। अब विकिरण के कुछ नियम हैं या ऊष्मा संचरण के कुछ नियम हैं। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है वीन। वीन का विस्थापन नियम, इन्होंने विस्थापन नियम दिया। मतलब इन्होंने ये कहा कि देखो किसी भी चीज को जब आप गर्म करोगे, जैसे मान लीजिए आप लोहे को गर्म करते हैं तो उसको गर्म करते जाएंगे, तो सबसे पहले जब उसमें से आपको विकिरण दिखाई देगा, प्रकाश दिखाई देगा, ऊष्मा दिखाई देगी, तो उसका जो रंग होगा उस वस्तु का वो लाल होगा। और गर्म करते चले जाएंगे तो और भी रंग आएंगे। अगर आपने एक्सट्रीम लेवल पे गर्म कर दिया उसको तो बैंगनी रंग हो जाएगा। इसका मतलब इन्होंने ये कहा कि किसी भी चीज में जो तरंगदैर्घ्य होगा वो उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, वस्तु का जो वस्तु से निकलने वाला प्रकाश है या विकिरण है उसका तरंगदैर्घ्य घटता चला जाएगा। ये इनका नियम है। अब इस नियम का प्रयोग कहां किया जा सकता है, कोई बहुत दूर कोई तारा है, कोई गैलेक्सी है, तो उसके टेम्परेचर को पता करने के लिए हम इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे भाई, रंग तो हम उसका पता कर सकते हैं ना, क्या रंग है, रंग पता चल गया, इसका मतलब हम उसकी वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य पता चल गई और इस वाले फॉर्मूले में हम लगा देंगे तो हमको टेम्परेचर भी पता चल जाएगा। अब एक नियम है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम देखिए इस रूप में याद करेंगे कि किसी तरंगदैर्घ्य पर पृष्ठों की उत्सर्जन क्षमता तथा अवशोषण क्षमता की निष्पत्ति नियत होती है। आप चाहे इस रूप में याद कर लीजिए, अदरवाइज इसको सिंपल फॉर्म में याद कर लीजिए कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। इसका दूसरा पार्ट ये होगा फिर कि बुरे उत्सर्जक बुरे अवशोषक होते हैं। उत्सर्जक मतलब जिनसे आसानी से ऊष्मा बाहर निकल सके और अवशोषक मतलब जो आसानी से ऊष्मा को ग्रहण कर सके। जैसे कि हम सफेद रंग की बात करें तो सफेद रंग बुरा उत्सर्जक है और बुरा ही अवशोषक होता है। काले रंग की बात करें तो काला रंग अच्छा उत्सर्जक है और अच्छा अवशोषक भी होता है। जैसे एक गेंद हम ले लें और उसके आधे पार्ट को क्या कर दें, व्हाइट कर दें और आधे को ब्लैक कर दें और उसको खूब गर्म करें, तो दिन में जब हम देखेंगे तो हमको व्हाइट वाला पार्ट ज्यादा दिखेगा, ब्लैक वाला कम दिखेगा। उसी को फिर किसी अंधेरे कमरे में ले जाके रख दें तो हमको व्हाइट वाला पार्ट नहीं दिखेगा, ब्लैक वाला पार्ट हमको चमकीला हुआ दिखेगा, चमकीला दिखेगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक से ज्यादा रेडिएशन बाहर निकल रहा होगा। इसी बात को किरचॉफ का नियम कहा जाता है। तो सीधे सीधे याद कर सकते हैं कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। स्टीफन साहब क्या कहते हैं, स्टीफन का एक नियम है। तो स्टीफन साहब कहते हैं कि भाई
किसी भी चीज का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसमें से निकलने वाली ऊष्मा या उसमें से निकलने वाली ऊर्जा भी उतनी ही ज्यादा होगी। या अगर आप इसको फॉर्मूले के रूप में देखना चाहते हैं, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की घात 4। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। परम ताप आप समझ गए, केल्विन पैमाने को ही परम ताप कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से होने का आपको याद होगा, हम बार बार पायरोमीटर की बात कर रहे थे। पायरोमीटर इसी सिद्धांत पर काम करता है, मतलब पायरोमीटर स्टीफन के नियम पर ही आधारित होता है। सीधे सीधे बस आप इतना याद रखना चाहें इतना याद कर लीजिए, अदरवाइज सिंपल आप जानते ही हैं कि किसी चीज को ज्यादा गर्म करेंगे तो उसमें से ऊष्मा भी ज्यादा निकलेगी। अब न्यूटन साहब ने एक नियम दिया जिसको शीतलन के नाम से जानते हैं, या न्यूटन का शीतलन नियम भी इसको कहा जाता है। अब ये न्यूटन साहब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई कोई चीज वस्तु के शीतलन की दर तापांतर के अनुप्रमानुपाती होती है। ये एक टेक्निकल तरीका हो गया कहने का। समझने का क्या तरीका है, क्योंकि भाई समझने के आधार पर ही हम एमसीक्यू कर पाएंगे। समझने का तरीका ये है कि वस्तु पहले जल्दी ठंडी होगी, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जल्दी ठंडी, बाद में धीरे धीरे। तो जो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा वस्तु को ठंडे होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वस्तु को ठंडे होने में उतना ही कम टाइम लगेगा। ये जो बात है ये शीतलन का नियम कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा समझ गए, गतिकी मतलब होता है किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट। तो यह है ऊष्मा तथा यांत्रिक ऊर्जा का अध्ययन करने की शाखा को ऊष्मा गतिकी कहते हैं। शून्यांकी नियम, अब इनके देखा जाए तो शून्यवा नियम, पहले प्रथम नियम आ गया, दूसरा नियम आ गया, फिर जीरोवा नियम आया, शून्यवा नियम आया। शून्यवा नियम कहता है दो निकाय तीसरे निकाय से तापीय साम्य, तो परस्पर आपस में भी तापीय साम्य में होना। कुल मिला के एक ये हो गया ए, एक ये हो गया बी और एक ये हो गया सी, और इनको अगर आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो ये कह रहा है कि अगर ए का टेम्परेचर सी के बराबर है और मान लीजिए बी का टेम्परेचर भी सी के बराबर है तो ए और बी का टेम्परेचर भी आपस में बराबर होगा। ये बात कह रहा है। आप इसको ताप का परिभाषा भी कह सकते हैं। आप इसको ये कह सकते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा निम्न टेम्परेचर से, लो टेम्परेचर से हमेशा, सॉरी हाई टेम्परेचर से, उल्टा हो गया, सॉरी, ऊष्मा का प्रवाह हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। आप जानते हैं किसी भी चीज को हम छूते हैं, अगर मान लीजिए हमने गर्म तवे को छू लिया तो वो हमको गर्म क्यों लग रहा है, क्योंकि उसमें से ऊष्मा हमारे हाथ में एंटर कर रही है, इसलिए कोई भी ऐसी चीज हमको गर्म फील होगी। अगर ऊष्मा हमारे हाथ से उसमें जाएगी, किसी भी वस्तु में जाएगी, तो वो हमको ठंडी फील होगी। तो ये ठंडी गर्म की परिभाषाएं हैं और ये किसके आधार पर है, ऊष्मा गतिकी के शून्यवें नियम के आधार पर दी जाती है। अब आते हैं हम पहले नियम पर, ऊष्मा गतिकी का पहला नियम। ये कह रहा है कि आंतरिक ऊर्जा तथा निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर ऊष्मा। अब इसको अपनी भाषा में कैसे देखें, एक तो पहली बात, ये ऊर्जा संरक्षण का ही नियम है, एनर्जी कंजर्वेशन का ही ये नियम है। और इसमें असल में कह क्या रहा है कि ऊष्मा न तो खत्म होती है ना ही ऊष्मा जनरेट होती है। आपने जितनी ऊर्जा दी है उतनी ही ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। मतलब मान लीजिए आपने क्यों ऊष्मा दी किसी निकाय को, तो कुछ तो हो जाएगी उसकी आंतरिक ऊर्जा में। भाई आप किसी चीज को गर्म करेंगे, पानी को गर्म करेंगे तो पानी के मॉलिक्यूल ऊपर नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। और आंतरिक ऊर्जा का मतलब यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि कण बस जल्दी से जल्दी भागना स्टार्ट कर देंगे, मतलब उनके बीच में वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, हमने एक चैप्टर और पढ़ा था कि किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसके आयतन में विस्तार हो जाता है। तो ये कह रहा है कि आयतन में विस्तार हो जाएगा। अब इस चीज को आप कार्य कह दीजिए।
तो दी गई कुल ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा और कार्य करने में खर्च हो जाती है। इसका मतलब ये ऊर्जा संरक्षण का ही नियम है। प्रथम नियम का ये अनुप्रयोग बता रहे हैं कि भाई चक्रीय प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम का मतलब समझ गए, कोई भी चीज जहां से स्टार्ट की थी आपने अगर वहीं पहुंच जाए तो उसको चक्रीय अवस्था कहा जाता है। किसी निकाय का विभिन्न अवस्थाओं से प्रारंभिक अवस्था में पुनः आना ही क्या कहलाता है? चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। निकाय द्वारा दी गई ऊष्मा कार्य के बराबर होती है। अरे भाई जब हम वही लौट के आ गए, इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा कितनी हो गई? शून्य हो गई। अब आंतरिक ऊर्जा अगर शून्य हो गई तो टोटल क्यू बराबर किसके हो जाएगा? कार्य के बराबर हो जाएगा। तो यही बात यहाँ चक्रीय प्रक्रम में समझाई गई है। अब कह रहे हैं समदाब प्रक्रम या समदाबी प्रक्रम। समदाबी का मतलब हो गया जहां पे दाब कैसा हो? समान हो, स्थिर हो। कह रहा है जल का बर्फ में जमना या द्रव का वाष्प में बदलना। तो समदाबी में तो बिल्कुल यही फॉर्मूला रहेगा अभी जो हमने लिखा था। दाब समान है तो दाब को तो वैसे भी कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो हाँ सब जो भी चेंज होना होगा हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होना होगा हो जाएगा, तो इसलिए अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल जाएगा हमको। अब कह रहा है सम आयतनिक प्रक्रम। सम आयतनिक हो जाएगा तो इसका मतलब डेल्टा वी बराबर 0 हो जाएगा। 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू बराबर यू हो जाएगा। सिर्फ जो भी ऊर्जा आप देंगे आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर देगा ये। तो कह रहा है प्रक्रम के दौरान आयतन स्थिर रहता है और किया गया कार्य शून्य होता है। भाई किया गया कार्य क्या था? P इंटू डेल्टा वी। डेल्टा यहाँ पे क्या है? आयतन में परिवर्तन। तो ये कह रहा है कि दाब का और आयतन में परिवर्तन का गुणा किया जाए तो कार्य मिलता है। तो अब जब आयतन में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा तो कार्य क्या होगा? शून्य। कह रहा है दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा के बराबर होती है। बिल्कुल हो जाएगी। जब अगर ये हिस्सा शून्य हो जाएगा तो पहला नियम क्या है? पहला नियम सिर्फ ये जो स्टेटमेंट पूरा लिखा हुआ है यही तो पहला नियम है। अगर इसमें कार्य शून्य है तो यू बराबर यू हो जाएगा। उदाहरण के लिए आदर्श गैस द्वारा ऊष्मा का अवशोषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं समतापी प्रक्रम। अगर टेम्परेचर ही क्या हो जाए, मतलब स्थिर हो जाए, टेम्परेचर स्थिर हो जाएगा। सम का मतलब समान है। प्रक्रम जिसमें तापमान समान रहे, स्थिर रहे, समतापी प्रक्रम कहते हैं। अब फिर से देखेंगे क्यू बराबर क्या हो जाएगा? U प्लस इंटू डेल्टा वी। अब की बार ये टेम्परेचर पर पूरी की पूरी जो आंतरिक ऊर्जा है, जो वाइब्रेशन है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए अब की बार ये 0 हो जाएगी तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? कार्य। सिर्फ इतना ही तो बचेगा। तो कह रहा है समस्त ऊष्मा कार्य करने में व्यय होती है, किया गया कार्य ऊष्मा के बराबर होता है, क्यू बराबर कार्य। उदाहरण के लिए पानी के उबलने की जो प्रक्रिया है वो समतापी प्रक्रम है। उबल जाता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया, उसके बाद उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्ध उष्म प्रक्रम। रुद्ध मतलब दीवार टाइप की हो गई, आर पार कोई चीज न जाएगी न आएगी। तो अगर ऊष्मा को इस तरीके से रोक दिया जाए या प्रक्रम के दौरान ऊष्मा अगर स्थिर हो जाए तो ऐसे प्रक्रम को रुद्धोष्म प्रक्रम कहा जाता है। ये कह रहा है किया गया कार्य रुद्धोष्म का मतलब अब की बार ये जो बाहर से ऊष्मा थी ये वाली 0 हो जाएगी। तो अगर Q बराबर 0 हो गया तो 0 बराबर क्या हो जाएगा? U प्लस W कह दीजिए या P डेल्टा V कह दीजिए, या इसको ऐसे कह दीजिए कि भैया W बराबर माइनस U। इसका मतलब किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा की कमी के बराबर होता है। माइनस निशान आ रहा है ना, तो माइनस क्या शो करेगा? कमी को शो करता है। इसका मतलब वायु में ध्वनि का संचरण हो, या जैसे हम अगर किसी ट्यूब से हवा निकालेंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा, बाहर से इतनी जल्दी उसको ऊष्मा कहीं से मिल नहीं पाएगी, तो वो क्या करेगी? गैस अपने अंदर से ही ऊष्मा को ले लेती है, जिसकी वजह से आंतरिक ऊर्जा घट जाती है, या ये कहिए कि उसका टेम्परेचर घट जाता है। द्वितीय नियम क्या कहता है? तो ये कह रहा है कि भाई देखिए अभी तक हमने पार्टिकुलरली बैन नहीं लगाया। हमने ये तो कहा था कि ठीक है ज्यादा टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ऊष्मा का प्रवाह होगा। ये बैन कहीं नहीं था कि कभी भी लो टेम्परेचर से ऊष्मा हाई टेम्परेचर की तरफ नहीं जा सकती अपने आप। इस बैन को लगाया गया सेकंड लॉ में, मतलब इसने डायरेक्शन फिक्स कर दी।
सिर्फ वन डायरेक्शनल ही जा सकती है ऊष्मा। अगर आपको दूसरी डायरेक्शन में लेके आना है, जैसे भाई छत पर टंकी रखी हुई है तो वहां से पानी नीचे तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन नीचे से पानी अपने आप ही टंकी में नहीं जा सकता है। उसी प्रक्रिया को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, द्वितीय नियम के नाम से जानते हैं। मतलब कि ऊष्मा कभी भी निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ स्वयं प्रवाहित नहीं हो सकती है। कोई भी फ्रिज ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो अपने आप ही बिना किसी मोटर के काम किए बर्फ जमा दे, या इसको और बेहतर तरीके से कहें तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में बदलना असंभव होता है। ऊष्मा को पूरी तरह से कार्य में नहीं बदला जा सकता है। इसका उदाहरण है कार्नो इंजन। कार्नो इंजन के आधार पर ही इसका एक फॉर्मूला भी होता है, 1 - T2/T1। इस आधार पर ही जो आपने देखा होगा केल्विन का जो टेम्परेचर आया था या केल्विन का जो पैमाना बना था, वो इसी फॉर्मूले के आधार पर या कार्नो इंजन के आधार पर ही बना था। कार्नो इंजन आदर्श ऊष्मा इंजन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न क्या कह रहे हैं, सर्दी के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों? भाई लोहा एक चालक का काम करता है और बड़े आसानी से आपकी एनर्जी को खींचता है। हाथ से अगर एनर्जी को कोई वस्तु खींचेगी तो वो वस्तु हमको ठंडी लगेगी, ज्यादा तेजी से खींचेगी तो ज्यादा ठंडी लगेगी। और अगर मान लीजिए कोई वस्तु नहीं खींच रही है तो कोई फील नहीं आएगा, और उल्टा अगर वो हमको ऊष्मा देने लग जाए तो वो चीज हमको गर्म लगने लग जाएगी। तो कह रहा है लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके के ताप से कम होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो भारी हल्के का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। टेम्परेचर की बात करें तो भैया दोनों को सेम कंडीशन में हमने बाहर रख दिया था, तो ये भी वाला मैटर भी खत्म हो गया कि कम होता है टेम्परेचर। जब दोनों ही खुले में रखे थे, दोनों का सेम टेम्परेचर रहेगा। अब यहाँ पे बस वही चालक वाली बात होगी कि लकड़ी कम चालक होती है, कुचालक होती है ऊष्मा की सामान्य तौर पर। तो लकड़ी हमारे हाथ से ऊष्मा को ग्रहण नहीं कर रही होती है, लेकिन लोहा चालक होता है, इसलिए हमारे हाथ से बहुत तेजी से ऊष्मा को खींच रहा होता है। तो आंसर अब आपको पता है, टिक करके आप बता सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा सर्दी के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। उसकी वजह यह है कि लकड़ी की तुलना में लोहा क्या होता है, अच्छा चालक होता है। इस वजह से हमने अभी एक एग्जांपल भी देखा था, जब हमने इसका जो थ्योरी देखा, थ्योरी वाला पार्ट देखा था, कि हम लोहे के किसी कप में चाय पीने की अपेक्षा क्या करते हैं, किसी मिट्टी के बर्तन में चाय पीना ज्यादा पसंद करते हैं। उसमें भी यही वजह थी। तो जब हम लोहे के गुटके को छूते हैं तो हमारे हाथ से ऊष्मा तापांतर के कारण लोहे में शीघ्रता से प्रवाहित होने लगती है, जिससे हमें लोहा ठंडा लगता है। जबकि कुचालक होने के कारण लकड़ी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे कह रहा संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण संभव है। ठोस और निर्वात में, ठोस और द्रव में, गैसों और द्रव में, निर्वात और गैसों में। भाई निर्वात के लिए तो क्या होना चाहिए, हमने आपको याद होगा ऊष्मा संचरण के लिए दो विधि थी। एक थी माध्यम वाली, दूसरी बिना माध्यम वाली। माध्यम वाली में भी दो कंडीशन थी। बिना माध्यम वाली मतलब निर्वात भी कह सकते हैं आप इसमें, जिसमें हमने रखा था रेडिएशन को या विकिरण को। फिर आपको याद आया होगा इसमें थी, एक में रखा था हमने ठोस और दूसरे में रखा था हमने तरल। तरल के आप जानते ही हैं, द्रव होता है तरल और गैस होती है तरल। इसमें रखा था संवहन को और इसमें रखा था हमने चालन को। अब आंसर अब आपको समझ में आ गया होगा इनमें से कौन सा एक आंसर होना चाहिए। ठोस में तो चालन होता है और विकिरण निर्वात में होता है, मतलब उसको माध्यम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल गैस और द्रवों में, गैस और द्रवों को ही क्या कहा जाता है,
तरल कहा जाता है तो केवल तरलों में संभव है संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाले स्थान से निम्न ताप वाले स्थान की ओर माध्यम के कणों की सहायता से इस प्रकार होता है कि माध्यम के कण ऊष्मा ग्रहण करके स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, मतलब अपनी जगह को छोड़ देते हैं। ठोस जो ऑप्शन में दे रखे थे तो ठोस में तो जगह छोड़ता ही नहीं ना। ठोस की तो परिभाषा यही है, जिसमें कण अपना स्थान ना छोड़े उसे ठोस कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था लगाया जाता है या लगा होता है। बिल्कुल, एबोनाइट मजबूत होता है ऐसा तो नहीं है भाई, मजबूत तो उसे बहुत सारी चीजें हैं। हम प्रेशर कुकर का हत्था क्या है, ऐसी चीज का लगाएंगे जो कुचालक हो, जो ऊष्मा को आर पार ना करता हो। इसका मतलब ये तो सही बात है, ये कुछ ज्यादा सही नहीं लग रहा है पॉइंट। अब आप समझ गए इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सॉरी, ओहो, तो फिर यहाँ पे मजबूत नहीं, शब्द फिर यहाँ पे मजबूत नहीं। अगर ये सही व्याख्या वाला जैसे सही यहाँ पे माना गया है तो यहाँ मजबूत शब्द नहीं होना चाहिए, फिर यहाँ होना चाहिए कुचालक होता है, ऐसे करके होना चाहिए। मजबूत तो भाई लोहा खुद ही मजबूत है, प्रेशर कुकर का हैंडल जिस चीज का बना हुआ उसी का मोटा बना देते, धातु का ही मोटा बना देते। लेकिन ये क्या होता है, कुचालक। मजबूत की जगह कुचालक वर्ड कर लेंगे तो ठीक है। अब ठीक है, ये अब सही है। प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हैंडल लगा होता है, बिल्कुल सही बात, ये कारण सही हो गया। एबोनाइट कुचालक होता है इसलिए हैंडल लगाते हैं ताकि हमारा हाथ जले नहीं, तो ये एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसलिए लगा होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। कुचालक रहेगा तो हाथ जलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हैंडल तो गर्म हो जाएगा, धातु का है, और एबोनाइट कुचालक है तो वो धातु और हमारे हाथ के बीच में एक ऐसे माध्यम के तौर पे काम करता है जो ऊष्मा को ट्रांसफर होने से रोक देता है, इसलिए ये सही व्याख्या कर देगा। ठीक है, देखिए, जो भी खाने बनाने वाले बर्तन होते हैं में लकड़ी या एबोनाइट के हैंडल लगाए जाते हैं, क्योंकि लकड़ी या एबोनाइट ऊष्मा के कुचालक पदार्थ होते हैं, अर्थात यह गर्म वस्तुओं की ऊष्मा का हाथ तक बहुत कम मात्रा में पहुंचने देते हैं। इसके अतिरिक्त एबोनाइट मजबूत भी होता है, लकड़ी की अपेक्षा तुलना करेंगे तो धातु की अपेक्षा नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक तावे तथा एक शीशे के टुकड़े को समान ताप पर गर्म किया गया। ठीक, छूने पर पता चला कि तांबे की अपेक्षा कांच का टुकड़ा ठंडा है, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है कि तांबे का घनत्व शीशे के घनत्व से अधिक होता है। अब ये कह रहा है कौन से कथन सत्य है। भाई देखिए, तांबे का जो टुकड़ा होगा वो हमको गर्म महसूस हुआ, क्योंकि तांबा ज्यादा अच्छा चालक होता है कांच की अपेक्षा। तो ये बात बिल्कुल सही है। कह रहा तांबे का घनत्व शीशे के घनत्व से अधिक होता है, शीशा मतलब यहाँ पे कांच के लिए वर्ड यूज हो रही है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों सही होने चाहिए। आगे देखते हैं, दोनों सही है क्योंकि कांच और शीशा, शीशा देखिए एक धातु भी होती है, लेकिन यहाँ शीशे शब्द का प्रयोग कांच के लिए स्पेशली अब याद रखिए। टुकड़ों को समान ताप पर गर्म करके छूने पर तांबे की अपेक्षा शीशे का टुकड़ा ठंडा लगता है। इसका कारण यह है कि तांबा ऊष्मा का सुचालक है और शीघ्रता से ऊष्मा को हमारे शरीर में स्थानांतरित करता है। देखिए, कोई भी चीज आपको बस ये याद रखना है, कोई भी चीज हमको अगर ठंडी लग रही है इसका मतलब वो चीज हमारे हाथ से ऊष्मा को ग्रहण कर रही है, और कोई भी चीज हमको गर्म लग रही है इसका मतलब वो हमको ऊष्मा को हमें दे रही है, हमें ट्रांसफर कर रही है। ठीक है, जबकि कांच अपेक्षाकृत कम कम कुचालक या कम सुचालक होने के कारण तांबे की तुलना में शीघ्रता से ऊष्मा को स्थानांतरित नहीं करता है। इसके अलावा हम देखें तो एक तांबे का घनत्व शीशे के घनत्व से अधिक होता है। तांबे का देखो रटना नहीं है, बस समझने के लिए आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं। लगभग 9000 होता है, और जबकि शीशे का घनत्व लगभग 2400 या 2800 इतना होता है। ठीक है, ये डाटा याद नहीं रखना है, आप समझिए कि धातु है भाई तांबा, और कांच इसको कहते हैं अतिशीतित द्रव, या इसको अमोर्फस भी कहा जाता है। तो इनका घनत्व होता है काफी कम। आगे बढ़ते हैं,
कह रहा थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। भाई किसी की भी परत लगाओ, या तो एक काम कर दो कि डबल लेयर वाला आप बर्तन बना दो, तो उसमें हवा रहेगी, हवा कुचालक का काम करती है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपने आप ही ऊष्मा को विकृत होने से रोक देगा। या ऐसी कोई परत चढ़ा दो जो क्या करे कि ऊष्मा को बाहर आने से रोके। लैंड चूर्ण, पारे की परत, पारा तो वैसे भाई बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है, तो उसको तो कोई चढ़ाएगा नहीं। एल्यूमिनियम पेंट और रजत परत, रजत परत ये ज्यादा चमकीली होती है, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। देखते हैं आगे। भाई चांदी का रंग एकदम सफेद होता है ना, अभी हमने क्या पढ़ा था, याद आया आपको? किरचॉफ का नियम क्या कहता था कि जो अच्छे चालक होते हैं, जो अच्छे अवशोषक होते हैं, वो अच्छे उत्सर्जक होते हैं, और जो बुरे अवशोषक होते हैं वो बुरे उत्सर्जक होते हैं। चांदी एकदम सफेद रंग है, हमने कहा था सफेद रंग सबसे बुरा उत्सर्जक, बुरा अवशोषक। काला रंग सबसे अच्छा उत्सर्जक, सबसे अच्छा अवशोषक। कह रहा थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर रजत परत चढ़ाई जाती है। रजत मतलब चांदी को बोला जाता है, तो चांदी जैसी एकदम सफेद परत लगाई जाती है। इसके कारण बाहर से अंदर आने वाली उसमें विकिरण परावर्तित होकर बाहर की ओर लौट जाती है, तथा अंदर से बाहर आने वाला विकिरण वापस अंदर की ओर चला जाता है, जिसकी वजह से पेय पदार्थ कुछ समय तक जैसे टेम्परेचर पर गर्म पर रख रहे हैं तो गर्म पर, ठंडे पर रखेंगे तो ठंडे पर ही बना रहेगा। आगे देखते हैं इसमें। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। किसके द्वारा? ये कह रहा है संचालन के द्वारा या चालन के द्वारा, आप चाहें तो उसको हटा सकते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चालन के द्वारा, संवहन और विकिरण द्वारा, कह रहा है ए और बी दोनों, कह रहा है इनमें से कोई नहीं। हाँ भाई, किसी भी तरीके से कोई हानि नहीं हो पाती है, इसी वजह से कोई वहां पे हमको टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं दिखता है बहुत लंबे समय तक। तो सी होना चाहिए इसका। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि इसमें संचालन, संवहन, विकिरण की क्रिया के द्वारा, हम ऑलरेडी इस चीज को पढ़ चुके हैं कि 3 तरीके से ही, देखिए जब भूगोल पढ़ते हैं तो वहां पर एक तरीका और आ जाता है। अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं उसी क्रम में, तो लगातार पहले इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। भूगोल में एक तरीका और क्या है ऊष्मा को ट्रांसफर होने का। थर्मल फ्लास्क दोहरी दीवारों वाली कांच की बोतल का बना होता है जिसके बीच में हवा निकलकर निर्वातित कर दिया जाता है। अभी हमने बात कही थी ना कि भाई इसको डबल लेयर का बना दीजिए और हवा बीच में छोड़ दीजिए, तो हवा क्या हो जाएगी, या तो निर्वात बना दीजिए या उसको हवा ही छोड़ दीजिए। हवा खुद अपने आप में क्या करती है, एक इंसुलेटर का काम करती है। तो माध्यम न होने के कारण ऊष्मा संवहन चालन द्वारा न तो अंदर आ सकती है और ना ही यहां से फिर बाहर जा सकती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण को रोकने के लिए अंदर की दीवारों के बाह्य तल तथा बाहर की दीवारों के आंतरिक तल पर चांदी की पॉलिश कर दी जाती है। अब परावर्तक बना दिया जाएगा तो ऐसा हो जाएगा कि जो भी विकिरण के द्वारा जाना होगा उसको भी ये जैसे कांच प्रकाश को क्या कर देता है, वापस लौटा लौटा करके भेजता रहता है, वैसे ही वो व्हाइट सतह भी क्या करती रहेगी, लगातार उसको वापस करती रहेगी। इस तरह से थर्मस फ्लास्क को बनाया जाता है। भूगोल में एक कॉन्सेप्ट आता है एडवेक्शन का। एडवेक्शन में क्या होता है कि भाई जैसे मान लीजिए इस एक पार्टिकुलर इलाके में हवा हो गई गर्म, सूरज की गर्मी की वजह से, तो संवहन की वजह से तो क्या है कि गर्म होके हवा कुछ ऊपर जाएगी, फिर ऐसे ऊपर जाएगी। लेकिन ये कहता है ये कॉन्सेप्ट कि भाई अगर आंधी चल गई तो वैसी कंडीशन में हवा यहां से उठ के दूसरी जगह चली जाएगी। अब दूसरी जगह चली जाएगी तो जो इस हवा की गर्मी होगी वो भी हवा के साथ ही दूसरी जगह पहुंच जाएगी। इस क्रिया को एडवेक्शन कहा जाता है। इसको कह सकते हैं आप, जो संचालन हो रहा था ऊष्मा का, उसको संचालन का चौथा प्रकार कह सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में बेसिकली 3 ही टाइप माने जाते हैं, चालन, संवहन और विकिरण। अब मोटर कार में जो शीतलन यंत्र होता है या
रेडिएटर जिसको कह सकते हैं किस सिद्धांत पर काम करता है? कह रहा है केवल चालन पर, केवल संवहन पर, कह रहा है केवल विकिरण पर, केवल चालन और विकिरण दोनों पर। भाई जो रेडिएटर, रेडिएटर का क्या मतलब है? रेडिएशन से ही तो कहीं ना कहीं मिलके बना हुआ है, तो विकिरण वाले पे तो काम करेगा ही करेगा। तो जाहिर सी बात है, एक ऐसा, जैसे मान लीजिए मोटर गर्म हो रही है, अब मोटर गर्म होती है तो आपने देखा होगा इंजन को एक स्पेशल शेप दे दी जाती है, स्पेशल शेप दे दी जाती है ताकि जितना ज्यादा कवर एरिया रहेगा, जितना कम एरिया रहेगा ऊष्मा की हानि उतनी कम रहेगी। कवर एरिया जितना ज्यादा बढ़ा देंगे रेडिएशन के द्वारा, वो क्या करेगा, उतनी ही ज्यादा ऊष्मा को बाहर की तरफ फेंक देगा। तो विकिरण तो होगा इसमें जरूर, चालन भी पॉसिबल है, तो मे बी डी इसका आंसर सही माना जाएगा इसमें। ओके, बाय मिस्टेक इसमें सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है। रेडिएशन में हालांकि क्या करते हैं कि कार में जो वैसे बड़े इंजन होते हैं, ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, तो उनमें तो पानी डालने का भी सिस्टम रखते हैं कि इंजन में ही क्या कर दिया जाता है, जैसे मान लीजिए हो गया पिस्टन, पिस्टन की होगी दीवारें, तो इसमें जगह 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 ऐसे छेद होते हैं, इनसे होके पानी गुजारा जाता है ताकि ये ठंडा होता रहे। तो अगर उस तरह का इंजन है तो उसमें तो भाई संवहन भी शामिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें चालन और विकिरण दोनों हो जाएंगे, क्योंकि जो इंजन है वो कहीं ना कहीं भाई किसी धातु से भी तो जुड़ा होगा कि नहीं, चारों तरफ चालन के द्वारा भी थोड़ा सा होगा। लेकिन अधिकतर जो इसमें से ऊष्मा है वो बाहर जाएगी इंजन की। आपने जैसे मोटरसाइकिल का इंजन देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा बहुत सारी पत्तियां टाइप की लगी रहती है पैरेलल। ये पत्तियां इसलिए लगी रहती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कवर एरिया बढ़ जाए। ये बीच में इंजन होगा और ऐसे करके पत्तियां निकली होंगी चारों तरफ, ये इसलिए है ताकि ज्यादा से ज्यादा विकिरण बाहर निकाला जा सके उस इंजन के द्वारा। तो इसमें चालन भी रहेगा लेकिन बहुत कम मात्रा में, मेन विकिरण के तौर पे होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में जब मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत अधिक होती हैं क्योंकि बादल। अब देखिए, दिन के समय पृथ्वी गर्म हो गई, इसका टेम्परेचर बढ़ गया। अब ऊपर सूरज का टेम्परेचर इससे भी ज्यादा है, तो ये क्या करेगी, ऊष्मा ग्रहण करेगी और गर्म होती चली जाएगी और ऊष्मा लेती जाएगी। रात के समय क्या हुआ, सूरज तो भाई छुप गया तो टेम्परेचर चला गया एकदम डाउन, टेम्परेचर डाउन चला गया, इधर टेम्परेचर ज्यादा है। तो पहला नियम क्या कहता है कि हमेशा ऊष्मा ऊंचे ताप से नीचे ताप की तरफ जाती है। तो यहां से विकिरण इस तरीके से भागेगा अंतरिक्ष की तरफ। अगर कोई बादल नहीं है तो ये लगातार जाता रहेगा, पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। लेकिन अगर बादल हुए तो ये बादल क्या करेंगे, बादल एक कांच की तरह काम करेंगे। अब ऊष्मा जाएगी, इससे टकराएगी और वापस लौट के पृथ्वी पर फिर वापस आ जाएगी। अब वो ऊष्मा जब वापस लौट के आएगी तो फिर हमको क्या एहसास कराएगी, गर्मी का एहसास कराएगी। इसलिए साफ रातें हमको ठंडी महसूस होती हैं और बादल वाली रातें हमको गर्म महसूस होती है, क्योंकि वो पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को आसमान में जाने नहीं देती, अंतरिक्ष में जाने नहीं देती, बल्कि टक्कर मार के वापस पृथ्वी पर ही भेजती रहती है। ये कह रहे हैं, देखिए अब इसके एक्सप्लेनेशन मतलब ऑप्शन देखते हैं। ठंडी लहरों को आसमान से पृथ्वी तक उतरने से रोकती हैं। तो ठंडी लहरें कोई नाम, ठंडी लहर नाम की कोई चीज नहीं होती है, हमारी ही पृथ्वी की ऊष्मा बाहर जा रही होती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार डाउन होता चला जाता है और हमको ठंडा लगता है। तो कह रहा पृथ्वी से छोड़ी ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, बिल्कुल ये बात सही है। ऊष्मा बनाते हैं, बादल कैसे ऊष्मा बनाएगा, इसे पृथ्वी की ओर विकिरित करते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बादल अपने आप में क्या है, पानी है, वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और इसे पृथ्वी की ओर भेजते हैं। नहीं, कोई मशीन थोड़ी ना जो अपने आप ऊष्मा को अवशोषित करके कहीं दूसरी तरफ भेज देगा, उसके लिए तो प्रॉपर एक मशीन होनी चाहिए। तो यहाँ एक ही ऑप्शन बचता है कि ये क्या करते हैं, पृथ्वी से छोड़ी हुई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा था। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अरे यहां दे रखा है, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें क्लाउडी नाइट्स अपेक्षाकृत गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। पृथ्वी दिन में सूर्य की ऊष्मा पाकर गर्म हो जाती है तथा रात में विकिरण के उत्सर्जन द्वारा ठंडी हो जाती है।
अभी हमने देखा था कि लगातार फिर ठंडी हो जाती है। जब आकाश स्वच्छ होता है, मतलब बादल नहीं होते हैं, तो ऊष्मा विकिरण द्वारा शीघ्रता से पृथ्वी की ओर चली जाती है। परंतु जब आकाश में बादल हो तो ऊष्मा के विकिरण बादलों से टकराते हैं और परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी की ओर लौट आते हैं, जिससे वायुमंडल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और रातें हमको कैसी लगने लगती हैं, गर्म लगने लग जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदायक है। क्यों? क्योंकि भैया सफेद रंग बुरा अवशोषक, बुरा उत्सर्जक। ज्यादा बाहर गर्मी रहेगी तो बाहर की गर्मी को हमारी बॉडी में एंटर नहीं करने देगा, क्योंकि ये कैसा है, बुरा अवशोषक है। तो ये नियम हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, वह अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। बिल्कुल व्हाइट कलर नहीं लेगा, बिल्कुल। वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकृत कर देते हैं, नहीं। वे पसीना सोख लेते हैं। सफेद कपड़ा पता नहीं किसका है, अगर ऊन मतलब उसका है, कपास का है तो करेगा, ये भी सही। ज्यादा वो आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं, ऐसा नहीं है। जो पहला वाला ऑप्शन है ये ज्यादा सटीक ऑप्शन है कि अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को वो क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। बाहर टेम्परेचर ज्यादा है तो उस टेम्परेचर को हमारी बॉडी के अंदर वो एंटर नहीं करने देंगे, तो हमको वो ज्यादा आराम देंगे। ठीक है। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना इसलिए आरामदायक होता है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। और ऐसा हमने इसलिए कहा क्योंकि जो बुरे अवशोषक हैं वो बुरे उत्सर्जक भी हैं। ये बहुत कम मात्रा में अवशोषित करते हैं सूर्य के विकिरण को, इसलिए गर्मियों में ये कपड़े सुखद और ठंडे होते हैं। इसके विपरीत रंगीन कपड़ों पर सूर्य की विकिरण पड़ती है तो ये विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं। अगर ब्लैक होगा तो ज्यादा से ज्यादा अवशोषित करेगा। हमारे यहाँ पर ठंड उतनी ज्यादा नहीं पड़ती, तो आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में हम काले कपड़े पहनते हैं, लेकिन वैसे काले कपड़े पहन के अगर हम ध्रुवीय क्षेत्रों में चले जाएंगे तो चाहे हमने कितने भी कपड़े क्यों ना पहन रखे हो, पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही होने चाहिए, दोनों का सही स्पष्टीकरण भी है। हल्के रंगीन, अगर सफेद हो, ज्यादा रंगीन नहीं कह रहा है, देखिए हल्के वर्ड की वजह से रंगीन तो नहीं होने चाहिए। वैसे कहने में सफेद ज्यादा होने चाहिए, तो सफेद ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेंगे, लेकिन कह रहा है हल्के रंगीन कपड़ों को वरीयता दी जाती है। बिल्कुल सही बात। ज्यादा से ज्यादा ऐसा होना चाहिए कि व्हाइट कलर की तरफ झुकाव ज्यादा होना चाहिए। कह रहा है क्योंकि ये कम अवशोषित करते हैं। बिल्कुल ये बात भी सही है और ये सही एक्सप्लेनेशन भी है। भाई हमने वरीयता क्यों दी? ताकि हमारी बॉडी अच्छा फील करे, रिलैक्स फील करे। तो रिलैक्स फील कराने के लिए ये बात बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। हल्के रंगीन कपड़ों को कम वरीयता दी जाती है, सॉरी कम नहीं ज्यादा, क्योंकि हल्के रंगीन कपड़े ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। ज्यादा वरीयता दी जाती है क्योंकि हल्के रंगीन जो हल्के रंग हैं वो ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं तथा ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित करते हैं, जिससे गर्मी का एहसास हमको क्या होता है, कम होता है। आगे देखते हैं। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। क्यों? हमने पिछली क्लासों में भी इस चीज को देखा था कि बर्फ ऊपर जम जाएगी, नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी रहेगा। अब उस 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी से ऊष्मा ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन बर्फ तो होती है सफेद। सफेद रंग क्या करता है, न ऊष्मा लेना चाहता है न ऊष्मा देना चाहता है, तो तुरंत ये क्या कर देगा, परावर्तित करके नीचे से फिर ऊष्मा ऊपर की तरफ जाएगी, परावर्तित करके फिर वापस कर देगा। तो नीचे की ऊष्मा को कभी ये बर्फ ऊपर आने ही नहीं देती, जिससे नीचे टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही बना रहता है। वे बर्फ में सांस ले सकते हैं इसलिए जीवित रहते हैं? नहीं। उनके अंदर काफी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है? नहीं। एक्स्ट्रा कोई कैसे संचित रख सकता है ऑक्सीजन को? उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की है कि वो ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, ऐसा कोई जीव नहीं है। अब अगर ये 3 नहीं है तो फिर चौथा जो भी होगा। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। आपको याद होगा हमने कि इस तरह का ग्राफ बनाया था, इस तरह का 4 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ये कंडीशन थी। तो
इसका मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व तो सबसे ज्यादा, आयतन सबसे कम होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी कैसी द्रव अवस्था में बना रहता है। और होता क्यों ऐसा? क्योंकि बर्फ बाकी ऊष्मा को फिर ऊपर की तरफ जाने नहीं देती, क्योंकि बर्फ व्हाइट रंग की होती है और व्हाइट कलर किसी भी ऊष्मा को ट्रांसफर अपने अंदर से नहीं होने देता है। आगे देखते हैं। शीतकाल में जब बर्फ की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी द्रव अवस्था में रहता है और तथा अधिक घनत्व वाला जल झील की निचली सतह तक जाता है। ठीक है। कथन देखेंगे तो कथन कह रहा है ऊनी वस्त्र में गर्म रखते हैं, बिल्कुल सही बात। ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। जो ऊन है वो भी ऊष्मा के कुचालक है, प्लस ऊन के बीच में क्या होता है, सीधी नहीं होती है, ये टेढ़ी मेढ़ी टाइप की रहती है, तो इसके बीच में हवा बहुत सारी भरी होती है। हवा जहां भी भरी होगी ज्यादा, हवा खुद कुचालक है, तो हमारी बॉडी को क्या करती है, हमारी बॉडी से जो ऊष्मा है उसको बाहर नहीं जाने देती है। और जैसे हमने मान लीजिए कपड़ा पहन लिया इस तरीके से, तो ये क्या करेगी, हमारी बॉडी से ऊष्मा जाएगी और वापस उसे कर देगी, हमारी बॉडी से ऊष्मा जाएगी फिर वापस कर देगी। तो हमारी बॉडी के ऊष्मा को एक ही जगह पे रिस्टोर करके रखती है और हमको धीरे धीरे गर्मी लगने लग जाती है। अगर दोनों सही है, दोनों स्पष्टीकरण करते हैं तो हाँ, हमको गर्म रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। गर्म क्यों रखते हैं? गर्म इसलिए रखते हैं क्योंकि जो ऊनी रेशे होते हैं वो ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, इस वजह से गर्म रखते हैं हमारी बॉडी में। ये सही स्पष्टीकरण नहीं मान रहे हैं, पर 1 मिनट पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं फिर देखते हैं। ऊनी वस्त्र में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊनी वस्त्रों के रेशों में कुचालक हवा भरी होती है जो शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है। यद्यपि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार की प्रोटीन से निर्मित होते हैं तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं, पर यह शरीर को गर्म रखने में विशेष योगदान नहीं देते हैं। ओके, सॉरी, जो एक्सप्लेनेशन किया उसमें थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ये वाला पोर्शन था एक्सप्लेनेशन का, ये सही है, बट ये जो कुचालक हैं ये बहुत ज्यादा योगदान नहीं दे रहे हैं, इसलिए स्पष्टीकरण सही नहीं माना जाएगा। बट हाँ, जो ये कारण है कि हवा भरी होती है ये सही माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए ना हो करके इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के ताप पर पहले पहुंचा? तो देखिए, चूरू में टेम्परेचर कितना है, 48 है, और शिमला में कितना है, 24 है। तो 95 से 48 का डिफरेंस, शिमला का इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं भाई। 95 से आना है कितने तक, 48 तक, और उसको आना है 71 से 24 तक। 7 47, इसको आना है तो 7 47 बराबर बराबर आना है। यहाँ पे और ज्यादा लो टेम्परेचर तक आना है तो न्यूटन का शीतलन नियम ये कहता है कि किसी वस्तु को ठंडा होने के लिए जैसे जैसे टेम्परेचर उसका कम होता चला जाएगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो शिमला वाले को ज्यादा टाइम लगना चाहिए। दिए गए कथन के अनुसार दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पर पहुंचेंगे, डिफरेंस समान है, उस लॉजिक को लेके चल रहे हैं। ठीक है, पिंड में ऊष्मा हानि की दर बराबर पिंड तथा उनके परिवेश के बीच का तापांतर, ये न्यूटन का जो नियम है शीतलन वाला, उसी के आधार पर। शिमला में ऊष्मा हानि की दर निकालेंगे 47 डिग्री और चूरू में ऊष्मा हानि की दर निकालेंगे तो यहाँ भी 47 डिग्री। चूंकि ऊष्मा हानि की दर समान है इसलिए दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय में पहुंचेंगे।
एक गर्म पिंड 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 25 सेकंड का समय लेता है, फिर वह 75 सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड होने में कितना समय लेगा? 15 डिग्री सेंटीग्रेड का जब डिफरेंस था, देखिए 90 से आया कितने तक, 75 तक, 75 से कितने तक आना है, 60 तक। डिफरेंस सब में बराबर चल रहा है, यहाँ 25 है तो यहाँ 25 से कुछ ज्यादा ही समय लेगा, क्योंकि जो टेम्परेचर घटता चला जाएगा टाइम बढ़ता चला जाएगा, तो 25 से चाहे जितना भी ज्यादा हो कुछ टाइम फालतू लेगा। तो आंसर आपको समझ में आ गया क्या आंसर होगा? ये न्यूटन का शीतलन नियम ही है। ये तो कैलकुलेट नहीं करना है इसको, 25 सेकंड से अधिक समय लेगा, मोटा मोटा एक हिसाब है कि भाई कैलकुलेशन वैल्कुलेशन के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, आप छोड़िए इसको। सीधा सीधा सा नियम है न्यूटन का शीतलन का कि कोई चीज शुरुआत में जल्दी जल्दी ठंडी होती है और जो टाइम गुजरता चला जाता है उसका टेम्परेचर कम होता चला जाता है, उसको ठंडे होने में ज्यादा समय लगता है। तो हमने इसमें क्या देखा था कि 90 से 75 तक 15 डिग्री ठंडे होने में अगर वो 25 सेकंड का समय ले रही है, तो अब यहां से 75 से लेकर 60 तक ठंडे होने में 25 से उसको ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है। और न्यूटन ये कह रहा है कि टेम्परेचर अगर कम होता चला जा रहा है तो उसको टाइम भी क्या लगना चाहिए, ज्यादा लगना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा पंचर होने के बाद कार के पहिए के ट्यूब से वायु अचानक बाहर निकलने लगती है। इस प्रक्रिया में ट्यूब के अंदर वायु ठंडी होती रहेगी, समान ताप पर रहेगी, गर्म होती रहेगी, ठंडी या गर्म हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है। ट्यूब के अंदर की वायु की बात करें तो भाई उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हाँ जो ट्यूब से जैसे ही बाहर निकलेगी तो वो ठंडी हो जाएगी। चलिए, पंचर होने के बाद कार के पहिए की ट्यूब से वायु अचानक बाहर निकलने लगती है। इस प्रक्रिया में ट्यूब के अंदर वायु ठंडी होती रहती है। यह प्रक्रिया रुद्धोष्म प्रक्रम पर आधारित है। जब किसी कार या गाड़ी के ट्यूब अचानक फट जाता है तो उसमें पंचर हो जाता है, तो उसकी वायु बाहर वायुमंडल में फैल जाती है। क्योंकि वायु को इतनी शीघ्रता से फैलने में बाहर से ऊष्मा नहीं मिल पाती, अतः वायु बाह्य वायुमंडल के विरुद्ध कार्य करने में आंतरिक ऊर्जा को ही व्यय करती है, जिससे ट्यूब से निकलती हुई वायु क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ट्यूब के अंदर ठंडी नहीं होगी, बल्कि ट्यूब से जब निकल रही होगी, जहां से वो निकल रही होगी, जिस छेद से ऐसे करके अगर निकल के आ रही है, उस छेद वाली जगह पर वो ठंडी हो जाएगी, ना कि ट्यूब के अंदर की पूरी हवा ठंडी होगी। ठीक है, आगे हम बात करें, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग में किसमें किया जाता है? डीजल इंजन, भाप इंजन, पेट्रोल इंजन, दोनों, डीजल और पेट्रोल इंजन। तो कार्बोरेटर का तो दोनों में प्रयोग किया जाता है इंजन को ठंडा करने के लिए। पेट्रोल इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि कार्बोरेटर एक ऐसी युक्ति है जो आंतरिक दहन इंजन के लिए वायु और ईंधन को मिश्रित करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। सॉरी, वो ठंडा करने की वाली मशीन का नहीं, कार्बोरेटर मतलब ईंधन और उसके लिए। इसका स्ट्रक्चर बना बताता हूं आपको कैसे कह रहा है। देखिए, जो ईंधन अभी जो सॉरी हीट इंजन है हमारे पास जो वर्किंग में है, भाप इंजन को छोड़ दीजिए, तो एक क्या है, एक में होता है इस तरह से पिस्टन, पिस्टन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, दो वाल्व होते हैं, एक में से सांस आती है या हवा आती है और दूसरे में से मतलब इसी में से फिर बाद में धुआं जाता है। एक ऊपर जाता रहता है, वाल्व कहते हैं। एक होता है पिस्टन। अगर हम बात करें डीजल इंजन की, तो डीजल इंजन में ये जब ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो ज्यादा प्रेशर की वजह से टेम्परेचर बहुत हाई पहुंच जाता है अंदर, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये पूरा का पूरा इसमें आग लग जाती है, और उस आग की वजह से ये पिस्टन फिर पीछे की तरफ भागता है, और इस तरह से ये 4 स्टेप में ऊपर की तरफ आना, नीचे की तरफ जाना, फिर ऊपर आना, फिर नीचे आना, 4 स्टेप में अपने काम को करता है, इसलिए इसको 4 स्ट्रोक इंजन कहा जाता है। अब जो पेट्रोल वाले इंजन है, देखिए ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, इसलिए पिस्टन को बहुत हैवी बनाया जाता है, ज्यादा हैवी बनाया जाता है। अब डीजल सॉरी पेट्रोल वाले इंजन में क्या है, इसका भी स्ट्रक्चर वही होता है, पिस्टन भी होता है, लेकिन इंजन काफी हल्का बनाते हैं और इसमें एक नोजल के साथ ही क्या कर देते हैं,
एक कर देते हैं, इसमें एक स्पार्क प्लग का भी प्रयोग कर देते हैं। वहां पे ज्यादा प्रेशर की वजह से आग लग रही थी, यहाँ पे स्पार्क प्लग की वजह से आग लगती है, तो इसमें एक कार्बोरेटर नाम का एक बना देते हैं, ताकि यहाँ पर जब पेट्रोल जाए तो पेट्रोल क्या होती है, पहले हवा में मिल करके गैस फॉर्म में या गैसोलीन, इसलिए उसको गैसोलीन कहा जाता है, गैसोलीन फॉर्म में पहुंचती है। अब गैसोलीन फॉर्म में पहुंचेगी, ये गैस के रूप में रहेगी, यहाँ से स्पार्क की वजह से आग लग जाएगी और उसके वजह से पिस्टन फिर नीचे की तरफ सरक जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा। इसको भी 4 स्ट्रोक ही कहा जाता है। लेकिन क्योंकि इसमें स्पार्क प्लग का प्रयोग कर लिया गया, इसलिए इसमें ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं होता है, इसलिए इंजन का साइज काफी हल्का और छोटा होता है। ठीक है, आगे। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो इस ताप पर गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सकें। कह रहा है आयतन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए। 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो गया 273 जोड़ दीजिए 300 केल्विन पर मूल आयतन का आधा हो गया, तो V1 अपॉन T1 कर दीजिए, V2 अपॉन T2 कर दीजिए। V1 वाली कंडीशन में कह रहा है भैया V/2 अपॉन 300, कह रहा है V अपॉन 1। अब T2 टेम्परेचर पता नहीं, ज्ञात करने के लिए कह रहा है अभी फिलहाल आधा हो गया है, तो फिर से इसको पूरा करने के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो हो जाएगा भाई T2 बराबर 600 केल्विन। अब 600 केल्विन हो गया, उसमें से माइनस 273 और कम करेंगे तो कुछ निकल के आना चाहिए 7,327, ये होना चाहिए। गैस के नियम है ये, गैस के नियम हालांकि हमने यहां भी नहीं पढ़े, हम अलग चैप्टर में उनको पढ़ेंगे। चार्ल्स के बॉयल के नियम है, एक क्वेश्चन ये अलग से डाल दिया, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो चार्ल्स का नियम है ये, उसका प्रयोग हमने यहाँ पे किया है। ये कह रहा है कि अभी आयतन आधा हो गया है, तो कह रहा है फिर से आयतन को एक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह की कैलकुलेशन जब भी करी जाती है हमेशा कंप्लीट लॉ के रूप में करी जाती है, मतलब कंप्लीट टेम्परेचर में करी जाती है। कंप्लीट टेम्परेचर मतलब 273 जोड़ने के बाद तो 300 केल्विन हो गया। अब ये सारी की सारी वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मैंने भी आपको कैलकुलेट करके भी दिखाया था किस तरीके से। यहाँ पे दिया हुआ भी है नॉलेज प्लस के रूप में। बॉयल का नियम कहता है कि दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती रहेंगे, एक दूसरे के उल्टे रहेंगे यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो। चार्ल्स ये कह रहा है कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो आयतन और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। गैलुसेक का नियम है या दाब का नियम है, ये कहता है कि अगर टेम्परेचर वॉल्यूम को अगर आप कांस्टेंट कर देंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हो जाएंगे। ये जो नियम है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं V1 अपॉन T1 और V2 अपॉन T2। ये जो गैलुसेक का नियम है या दाव का नियम है इसको आप लिख सकते हैं P1 अपॉन T1 अपॉन T2। तो तीन नियम है, चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और गैलुसेक का नियम। आगे बढ़े, आज का तो सेशन यही हम खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक बात करना चाहेंगे कि एक तो भाई अपने स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान दीजिए, वायरल बीमारी चल रही है बहुत ज्यादा। दूसरी बात, हमने इस पुस्तक के बारे में कहा था प्रीलिम्स पॉसिबल के बारे में, तो इस पुस्तक को आप जरूर ले लीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप तैयारी लगातार कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और भी धार देना चाहते हैं तो यहाँ पे जनरल साइंस के अलावा अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भूगोल और इतिहास से संबंधित पुस्तकों को भी अरिहंत के द्वारा निकाला गया है प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से, और उनको भी इसी तरीके से अरेंज किया गया है। तो आपको क्या होगा कि एक ही जगह पे पूरा का पूरा डाटा मिल जाएगा, आपको ज्यादा इधर उधर मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। और
इस पुस्तक को लेने के लिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आप अपने नोट्स इसी में साथ साथ बनाते चलें। और इसके साथ ही मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले फिर सेशन में मिलेंगे।